हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 27 जून 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जो हेडिंग ली है हमने वो है कि कश्मीर पर राजनीति से पाक में बेचैनी। देखिए, जो कश्मीर में सर्वदलीय बैठक हुई है उसके बाद जो रिजल्ट निकलने वाला है या किस लिए बैठक हुई है, इन सभी बातों को लेकर पाकिस्तान में काफ़ी बेचैनी हो गई है और ख़ास तौर पर वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान इन सब बातों में घिरते जा रहे हैं। अब ये बैठक क्यों हुई, क्या है ये पूरा मामला, आपको पता होगा कि जो 370 आर्टिकल 370 था जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करता था, उसे पिछले वर्ष खत्म कर दिया गया था, यानी कि उसे हटा लिया गया था। और तो आपको यह भी जानना जरूरी है कि आर्टिकल 370 क्या है। देखिए, आर्टिकल 370 यानी कि धारा 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानूनों को लागू करवाने के लिए केंद्र को राज्य सरकार का अनुमोदन चाहिए। अब ये धारा लागू कैसे हुई थी? धारा 370 के मसौदे को जम्मू कश्मीर सरकार को सौंपा गया। उस वक्त ये संविधान की धारा 306 ए था, 306 ए था, जिसे संविधान सभा ने 27 मई 1949 को पारित किया था। अयंगर ने उस वक्त कहा था कि विलय की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने कश्मीर के लोगों से जनमत संग्रह का वादा भी किया था। अब इसमें न्यूज में क्या है कि गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से हुई बातचीत ने अगर वहां नई शुरुआत कर दी है तो इसका बड़ा असर पाकिस्तान में भी देखने को मिल रहा है। खास तौर पर प्रधानमंत्री इमरान खान इस संदर्भ में दोराहे पर खड़े नजर आ रहे हैं। एक तो कश्मीर मसले पर अलग थलग पड़ने से उनकी सरकार की बेचैनी सामने आने लगी है, दूसरे जिस तरह पाकिस्तानी विपक्षी दलों ने इमरान सरकार पर निशाना साधा है उससे उनकी घरेलू मुश्किलें भी बढ़ने के संकेत हैं। भारत सरकार ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान से बातचीत का उसका कोई इरादा नहीं है। नेक्स्ट न्यूज है कि आतंकवादियों को मदद दे रहे कुछ देश। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान पर किया है परोक्ष हमला। अब सबसे पहले आपको संयुक्त राष्ट्र के बारे में पता होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र है उसका मुख्य उद्देश्य युद्ध रोकना, मानवाधिकारों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया, सामाजिक और आर्थिक विकास उभारना, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों की मुक्ति हेतु इलाज, सदस्य राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय चिंताएं स्मरण कराना और अंतर्राष्ट्रीय मसलों को संभालने का मसौदा तैयार करना, सुझाव देना, ये सभी कार्य संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो संविधान है उसे चार्टर कहा जाता है, उसे चार्टर कहा जाता है, CHARTER, चार्टर कहते हैं। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब हम देखते हैं इस न्यूज में क्या है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना आतंकवाद और आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले देशों को जमकर लताड़ लगाई है, क्योंकि भारत ने कहा है कि हमारा देश सीमा पार से आतंकवाद का दशकों से मुकाबला कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में आतंक निरोधी सप्ताह के दौरान बैठक में भारत के त्रिमूर्ति ने कहा कि कुछ ऐसे देश हैं जहां आतंकवाद से मुकाबले में संसाधनों की कमी है। कुछ देश ऐसे हैं जो आतंकवादियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रहे हैं और उन्हें पनाह देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आतंकवादियों को पनाह देने वाले देशों को जवाबदेह ठहराना चाहिए। त्रिमूर्ति ने कहा कि आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए। इसके साथ ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को मजबूत किया जाने की भी जरूरत है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कल की वीडियो में भी आपको बताया गया था, फिर से बता देता हूं, इसका फुल फॉर्म आपको पता चल गया। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ये एक अंतर सरकारी निकाय है जिसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में G7 समूह देशों द्वारा 1989 में स्थापित किया गया था।
इसका काम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धन शोधन यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग, सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार और आतंकवाद के वित्त पोषण पर निगाह रखना है। संयुक्त राष्ट्र को आतंक निरोधी ढांचे को और मजबूत करने के लिए अधिक प्रयास करने होंगे। भारत ने आतंक निरोधी इस कार्यक्रम की फ्रांस के स्थायी मिशन, संयुक्त राष्ट्र के ड्रग एंड क्राइम ऑफिस और सुरक्षा परिषद की आतंक निरोधी समिति के साथ सह मेजबानी की थी। नेक्स्ट न्यूज है, बहुरेंगे 2.5 दर्जन पावर प्रोजेक्ट के दिन। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की लगातार बढ़ती कीमतों को देख केंद्र सरकार ने वर्षों से लंबित गैस आधारित बिजली परियोजनाओं में जान फूंकने की कोशिश तेज कर दी है। करीब 25,000 मेगावाट क्षमता की 2.5 दर्जन ऐसी परियोजनाएं अभी गैस की कमी की वजह से बेकार पड़ी हैं। अब पेट्रोलियम मंत्रालय और बिजली मंत्रालय मिलकर एक रणनीति तैयार कर रहे हैं, जिसके तहत बिजली कंपनियों को लंबे समय तक स्थिर कीमत पर गैस की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए सरकार कई चरणों की रणनीति बना रही है। इस रणनीति को सफल बनाने में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड और सरकारी उपक्रम ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ONGC जैसी घरेलू कंपनियों पर भारी दारोमदार होगा। पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस सचिव तरुण कपूर ने बताया कि गैस आधारित बिजली कंपनियों को दोबारा शुरू करना पूरी तरह से सरकार के एजेंडे में है। अगले 2 वर्षों के भीतर ये सारी बिजली परियोजनाएं पूरी क्षमता से काम कर सकती हैं। सरकारी कंपनी गेल को कहा गया है कि वह इन बिजली प्लांट्स को लंबे समय तक गैस उपलब्ध कराने की योजना बनाए। रणनीति यह है कि इन्हें बेहद प्रतिस्पर्धी दर पर लंबे समय तक गैस उपलब्ध कराई जाए। कपूर ने बताया कि वर्ष 2023 तक रिलायंस के केजी बेसिन स्थित फील्ड से गैस उत्पादन में बड़ी वृद्धि होने के संकेत मिले हैं। सुधार के कदमों से निखरेगी एनपीएस की खूबी। अब आपको यह पता होना चाहिए कि एनपीएस क्या है। एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम। ये एक ऐसी परियोजना है जिसके तहत अपने बुढ़ापे के लिए आर्थिक सहारे का इंतजाम किया जाता है। इसकी शुरुआत जनवरी 2004 में सरकारी कर्मचारियों के लिए की गई थी, लेकिन 2009 में यह सभी वर्गों के लिए खोल दिया गया। इस योजना के तहत आप अपने कामकाजी उम्र के दौरान नियमित तौर पर योगदान कर सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम से रकम निकालने के नियमों को और आसान बनाया गया है। ऐसे लोग जिनके पेंशन फंड में 5 लाख रुपए से कम हैं, वे अब रिटायरमेंट के समय पूरी रकम निकाल सकते हैं। इससे पहले यह सीमा 2 लाख रुपए की थी। इसका मतलब है कि किसी स्तर पर यह माना गया है कि एनपीएस से रकम निकालने के नियमों में कुछ समस्या है। कामकाजी आबादी का बड़ा हिस्सा अभी भी पेंशन को उतना जरूरी नहीं मान रहा है जितना उसे मानना चाहिए। उस वर्ग को पूरा रिटायरमेंट फंड नहीं निकालने देना बड़ा मुश्किल काम है। शायद इसी को देखते हुए नई व्यवस्था की गई है। एनपीएस की दिक्कतों को धीरे धीरे दूर किया जा रहा है। पहले एनपीएस मेंबर रिटायर होते वक्त सिर्फ 60% रकम निकाल सकता था, उस पर भी उसे टैक्स लगता था। 40% हिस्से से उसे एन्युटी यानी कि नियमित आमदनी वाली कोई बीमा योजना खरीदनी होती थी जो टैक्स फ्री थी। दिसंबर 2018 से वह 60% रकम भी टैक्स फ्री कर दी गई। ईपीएफ जैसी योजनाओं में यह पहले से हो रहा था। हालांकि एनपीएस मेंबर के लिए 40% रकम से एन्युटी खरीदना अब भी जरूरी है। छोटी बचत वाले सदस्यों को एन्युटी खरीदने की इस बाध्यता से मुक्त किया गया है। इससे यह पता चलता है कि अब इस तथ्य को स्वीकार किया जा रहा है कि एन्युटी कहीं ना कहीं एक समस्या है। पेंशन अथॉरिटी इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इस तरह के एन्युटी प्लान लाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, जिससे कुल बचत राशि इकोनॉमी की ब्याज दरों से जुड़ी हो। दूसरी तरफ वर्तमान में ऐसे एन्युटी प्लान की जरूरत है जहां एन्युटी से मिलने वाली रकम महंगाई से लिंक्ड हो। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर में कारगर पहल, और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के एडिटर संजय गुप्त द्वारा। मोदी सरकार की दूसरी पारी में अगस्त 2019 में गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में यह कहकर देश सहित दुनिया को चौंका दिया था कि अनुच्छेद 370
और 35A को जम्मू कश्मीर से हटाया जा रहा है। लद्दाख को अलग कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा रहे हैं। उन्होंने यह फैसला लेते समय यह आश्वासन दिया था कि जैसे ही हालात सुधरेंगे जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। यह चौंकाने वाला फैसला अवश्य था, लेकिन सच यह है कि 370 एक अस्थायी अनुच्छेद था। स्वतंत्रता उपरांत यह जम्मू कश्मीर के भारत में विलय के बाद कश्मीरी नेता शेख अब्दुल्ला को संतुष्ट करने के लिए लाया गया था। इस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को जो विशेषाधिकार मिले उनसे इस राज्य ने एक विशिष्ट दर्जा हासिल किया। इसके तहत संसद द्वारा पारित कानून सीधे राज्य में लागू नहीं हो सकते थे। धीरे धीरे इस विशिष्ट दर्जे को अनेक विसंगतियों को जन्म दिया और बाद में यह अलगाव और आतंकवाद की जमीन तैयार करने का भी कारण बना। भाजपा अपने जनसंघ काल में ही अनुच्छेद 370 का विरोध करती आ रही है, क्योंकि वह भेदभाव का जनक था और जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा में लाने में बाधक था। इसे अन्य राजनीतिक दल भी समझ रहे थे, लेकिन संकीर्ण राजनीतिक कारणों से वे ऐसा कहने से बचे थे। देखिए आर्टिकल 370 क्या है, अभी आपको इसी वीडियो में बताया गया है। प्रधानमंत्री आवास पर सर्वदलीय बैठक जैसे माहौल में हुई वह मोदी सरकार की कामयाबी का परिचायक है और वे जम्मू कश्मीर के लिए मोदी सरकार की ओर से उठाए गए तमाम कदम जिम्मेदार हैं। सबसे पहले तो आतंकवाद पर लगाम लगाई गई है और फिर माहौल ठीक देखकर जिला विकास परिषद के चुनाव कराए गए। इसके साथ ही वहां विकास के कई काम शुरू किए गए और वे अनेक फैसले लागू किए गए जो अनुच्छेद 370 के कारण अमल में नहीं आ पा रहे थे। केंद्र सरकार ने अपने कदमों के जरिए वहां की जनता को यह आभास भी कराया कि वह उसके हितों की रक्षक है और शांतिपूर्ण माहौल में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू करने को तैयार है। सर्वदलीय बैठक में जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव कराने और राज्यों का दर्जा बहाल करने की जो मांग हुई है उससे मोदी सरकार को कोई परेशानी नहीं है। सच तो यह है कि खुद मोदी सरकार भी चुनाव कराना चाहती है। वह यह आश्वासन भी दे रही है कि हालात सुधरने पर राज्य के दर्जे को बहाल कर दिया जाएगा। अनुच्छेद 370 को हटाया गया था तो न केवल यह कहा गया था कि हिंदूवादी मोदी सरकार कश्मीर में मुसलमानों को दबाना चाहती है, बल्कि यह भी कहा गया कि वह देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। फिलहाल 370 का मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और यह फैसला जो भी हो इसके असर कम है और उसकी वापसी हो सकेगी, क्योंकि किसी अस्थायी अनुच्छेद को स्थायी रूप देना ना तो न्याय संगत है और ना ही संविधान सम्मत। शायद यही कारण है कि सर्वदलीय बैठक में यह सहमति बनती दिखती है कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव कराए जाने चाहिए। पहले गुपकार गठबंधन के नेता परिसीमन की पहल का विरोध कर रहे थे, लेकिन अब वे उनमें मददगार बनते दिख रहे हैं। माना जा रहा है कि परिसीमन की प्रक्रिया जम्मू और कश्मीर में असंतुलन को दूर करने का काम करेगी। मोदी सरकार परिसीमन बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाकर न केवल देश को बल्कि दुनिया को यह संदेश देना चाहती है कि उसका इरादा इस राज्य को मुख्य धारा में लाना है। परिसीमन के बारे में आपको जब भी जम्मू कश्मीर का आर्टिकल आता है बताया जाता है। परिसीमन यानी कि जब कोई नया संघ या जनपद गठित करने की बात होती है तो परिसीमन आयोग या परिसीमन समिति बनाई जाती है। नेक्स्ट आर्टिकल है बिना पढ़े समीक्षा करने की कला। ये एक हास्य व्यंग वाला आर्टिकल है, इसे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है भटका हुआ आंदोलन। किसान आंदोलन से रिलेटेड है ये आर्टिकल। कृषि कानून विरोधी आंदोलन के 7 माह पूरे होने के बहाने प्रदर्शनकारियों के राजभवनों को घेरने का जो अभियान चलाया वह 1-2 जगह छोड़कर नाकाम और निष्प्रभावी रहा। तो इसी कारण कि वह अपनी धार खोने के साथ अपने उद्देश्य से भी भटक चुका है। आंदोलनकारी ले देकर चंडीगढ़ और दिल्ली में ही थोड़ी बहुत हलचल पैदा कर सके और वह भी हंगामे के सहारे। इससे साफ हो गया कि आम किसानों का इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना हो भी क्यों, उनकी फसल की रिकॉर्ड खरीद हुई है और पैसा सीधे उनके खातों में पहुंचा है। इसके अलावा वे इससे भी परिचित हैं कि विभिन्न फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी लगातार बढ़ रहा है। किसान नेताओं ने इस आरोप में कोई दम नहीं है कि मोदी सरकार एमएसपी खत्म करने जा रही है। यह सिर पैर का आरोप है और केवल किसानों को बहकाने के लिए उछाला जा रहा है। किसान संगठनों के साथ इस आरोप को उछालने का काम कुछ विपक्षी दल भी कर रहे हैं। वास्तव में अब इस
अंदेशे की पुष्टि हो चुकी है कि विपक्षी दल किसान संगठनों को उकसा रहे हैं। गत दिवस राहुल गांधी ने यह ट्वीट करके किसान संगठनों को राजनीतिक दलों की सह मिलने की आशंका पर मुहर ही लगाई कि हम सत्याग्रही अनुदान के साथ हैं। तो ये आज का 27 जून 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।